जैन फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमको अब आधुनिक काल जो उससे संबंधित पीवाईक्यू करना था, तो इसका ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको हिंदी और प्राइड टेलीग्राम पे है, उस पर मिल जाएगा। और प्लीज़ अगर ये सीरीज़ आप कंटिन्यू देखना ही चाहते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। लाइक वगैरह की संख्या बहुत कम रहती है, तो ये सब कहना नहीं पड़े, आप अपनी तरफ से ज़रूर करते रहिए। देखिए, हमें यहाँ पे 51 नंबर से क्वेश्चन करना है और हमने अभी संख्या भी बढ़ा दिया क्वेश्चन का कि दिन भर में 2 पार्ट आएगा, तो 50-50 क्वेश्चन के सुबह शाम करके तो आपका 100 क्वेश्चन हो जाया करेगा। देखिए, यहाँ पे भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु युग का कौन सा ऐसा कवि है जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? अभी ये 4 लोगों का नाम दिया है और आपसे पूछ रहा है कि कौन है जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित है। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के पहले चरण में भारतेंदु युग के अन्य विषयों के साथ साथ परंपरागत भक्ति काव्य, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति काव्य की रचना हुई। युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र बल्लभ संप्रदाय के, अब देखिए, जो बल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के 4, ये पहले वाले क्लासेज में आपने भक्ति काल में क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। तो बल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के 4 थे। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, ये जो है बल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। दूसरी बात यह है कि बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? तो बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की व्यंग्यात्मक काव्य कृति है। बकरी विलाप नाम है इसका, बकरी विलाप यानी बकरी रो रही है, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की व्यंग्यात्मक काव्य कृति। इनके अलावा प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रुवर्ण, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, तन्मय लीला, दान लीला, ये इनकी अन्य कृतियां हैं। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचनाओं का सही अनुक्रम देखें तो भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, ससई श्रृंगार तथा मधुकुल, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। और देखिए, यहाँ पे काफ़ी रचनाएं हैं, करीबन 170, और फिर हमने 70 देखा ग्रंथ लिखे हैं। तो इसमें प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, वैष्णव महात्म्य, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रुवर्ण, जैन कौतूहल, होली, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, देवी छद्म लीला, प्रातः स्मरण, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्म लीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली, स्फुट समस्याएं, उर्दू का स्यापा प्रबोधनी, प्रातः समीरन, बकरी विलाप, सुभागमन वर्णन, भारत भिक्षा निवेदन, हिंदी की उन्नत पर व्याख्यान, अपवार्ताष्टक, मनोमुकुल माला, वेणुगीत, मूक प्रशान, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री रामलीला, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर, ये काफ़ी रचनाएं हैं। अब यहाँ देखिए कि जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो देखना है कि जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का क्या अनुक्रम है। तो भारतेंदु जी का जीवन काल 1850 से 85 यानी 35 वर्ष, 55 से 23 तक बद्रीनारायण प्रेमघन 55 से 1923, प्रताप नारायण 56 से 1894 और जगमोहन का 1857 से 99। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग के पक्ष में आंदोलन का प्रारंभ अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया। तो कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग के पक्ष में कौन थे? तो खड़ी बोली कविता के पक्ष में अयोध्या प्रसाद खत्री थे। ज्ञातव्य की भारतेंदु काल में काव्य की भाषा ब्रजी ही थी, यद्यपि गद्य लेखन में जो है खड़ी बोली इस युग में शुरू हो गई थी। प्रयाग रमागमन के लेखक कौन है? तो ये रचना है प्रयाग रमागमन। और भारतेंदु मंडल के साहित्यकार में जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है, भारतेंदु की भांति पद्य एवं गद्य दोनों में ही साहित्य रचना करते हैं। तो प्रयाग रमागमन, भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा विनोद, आर्याभिनंदन आदि प्रेमघन की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेमघन ने मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी तथा साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद का संपादन भी किया था। बगियन बसंत बसेर कियो, ये है कि बगियन बसंत बसेर कियो, बसिए तेहि त्याग तपाइए न, दिन काम को तोहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना। ये काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये जो पंक्तियां हैं ये चौधरी प्रेमघन की है। और प्रेमघन की जो रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, वर्षा विनोद, आनंद अरुणोदय, अलौकिक लीला। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में देखते हैं कि साहित्य में जो है नव जागरण के अग्रदूत के रूप में नहीं जानते हैं, और भारतेंदु को ही नव जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं। अपने समय के प्रमुख नाटककार, व्यंग्यकार, कवि, आलोचक, पत्रकार, इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बालाबुद्धि नामक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, द्विवेदी युग से तो कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है?
तो श्रीधर पाठक की जो गंगा अवतरण है, ये गंगा अवतरण श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। गंगा अवतरण 1927 ईस्वी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। तो गंगा अवतरण 1927 जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। रत्नाकर आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रज भाषा के कवि हैं। तो एक खासियत ये भी है कि आधुनिक युग में अगर कहें कि ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कौन कवि हैं, तो आधुनिक युग में जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। 1927 में गंगा अवतरण इन्होंने रचा। और रत्नाकर आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रजभाषा के कवि के अलावा, जबकि जो जगत सच्चाई सार है, कश्मीर से उस्मा भारत गीत हुए श्रीधर पाठक की रचना है। यानी जो 3 और रचनाएं हैं, जगत सच्चाई सार, कश्मीर से उस्मा भारत गीत, ये श्रीधर पाठक की अन्य रचनाओं में शुमार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। तो द्विवेदी युग के संबंध में कथन इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर है। अतः क्रमांक 1 और 2 दोनों ही सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्धि का आधार भी द्विवेदी युग, देशभक्ति, अंधविश्वास तथा रूढ़ियों का विरोध, वर्णन प्रधान कविताएं, मानव प्रेम, प्रकृति चित्रण, खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप, ये सभी है। साकेत में राम का चरित्र काव्य की द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किनका है? जो साकेत है, साकेत में जो राम का चरित्र है वो काव्य की द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने के योग्य ही बन सका, ये किसने कहा है? तो ये कथन है नंदुलारे वाजपेयी जी का। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत, देखिए साकेत 1931 में लिखा गया और साकेत जो गुप्त जी द्वारा लिखा गया राम कथा पर आधारित है। राम को यहाँ आधुनिक मानव के रूप में दिखाया गया है। इस ग्रंथ में उर्मिला प्रधान चरित्र है, यानी प्रधान चरित्र कौन है? उर्मिला है। और नायक कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण से उनका वियोग एवं जो वियोग होता है, उनकी अधीरता और साथ साथ धैर्य प्रमुख वर्ण विषय है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है अयोध्या। इसमें 12 सर्ग हैं। और मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में जो सरस्वती पत्रिका है उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य से लिखे कवियों के उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक लेख से मिली। डॉक्टर नगेन ने साकेत को जन्मवादी काव्य कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। तो इतने में आपको देखिए साकेत के बारे में काफ़ी चीज़ें मिल गई कि साकेत गुप्त ने रचा है, 1931 में रचा है, उसमें आधुनिक मानव के रूप में राम प्रतिष्ठित है, उर्मिला प्रधान चरित्र के रूप में है, लक्ष्मण नायक के रूप में है, 12 सर्गों में विभक्त है। साकेत पाली भाषा का शब्द है, उसका नाम होता है, उसका मतलब अयोध्या होता है। कहाँ से ये मिला कि हमको साकेत जैसा कुछ लिखना चाहिए गुप्त जी को? तो 1908 में सरस्वती पत्रिका में द्विवेदी द्वारा छद्म नाम से भुजंग भूषण भट्टाचार्य से लिखे कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक से मिला। और नगेंद्र इसको कहते हैं कि ये जो साकेत लिखा गया है ये जन्मवादी काव्य है। और शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को कहा कि ये सामंजस्यवादी कवि है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप देखता है। अब देखिए उपाध्याय हरियोध ने एक प्रिय प्रवास लिखा है और प्रिय प्रवास में जो राधा है वो जो परंपरा से एक हट के रूप होता है राधा का, वो उस रूप में है। तो देखिए यहाँ पे प्रिय प्रवास जो लिखित रचना है अयोध्या उपाध्याय द्वारा, तो इसमें राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है और वह है समाज सेविका की। राधा समाज सेविका भी है। हरियोध ने 3 प्रबंध काव्य लिखे थे, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। तो 1914 में इन्होंने प्रिय प्रवास लिखा, पारिजात 1937 में लिखा, वैदेही वनवास 1940 में लिखा। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य भी मानते हैं। प्रिय प्रवास का सबसे पहले नाम ब्रजांगना विलाप था। ब्रजांगना विलाप था। ये संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। यानी प्रिय प्रवास का सबसे पहले नाम ब्रजांगना विलाप था। संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्त पर आधारित है। हरियोध द्वारा ब्रजभाषा में रचित रस कलश, अब देखिए हरियोध ने ब्रज भाषा में रस कलश लिखा और ये ब्रज भाषा में 1931 में, और ये जो ब्रज कलश है 1931 में लिखा गया। एक तरीके से ये रीति ग्रंथ है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरियोध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। इसको भी ध्यान रखना है कि किसने किसको आधुनिक काल का सूरदास कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने हरियोध को कहा है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंडकाव्य कौन सा नहीं है? तो कौन से इसमें मैथिली शरण गुप्त का खंडकाव्य नहीं है? पथिक खंडकाव्य मैथिली शरण गुप्त का खंडकाव्य नहीं है। पथिक जो है ये पथिक खंडकाव्य मैथिली शरण गुप्त का खंडकाव्य नहीं है। पथिक खंडकाव्य की रचना 1920 ईस्वी में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा की गई है। अन्य सभी विकल्प पंचवटी, सिद्धराज, नहुस मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंडकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया था। किसने? मैथिली शरण गुप्त ने ये चीज़ किया था। तो इस तरीके से देखें यहाँ पे
अब पथिक खंडकाव्य जो है मैथिली शरण गुप्त का खंडकाव्य है। पथिक खंडकाव्य की रचना 1920 ईस्वी में रामनरेश त्रिपाठी द्वारा की गई। अन्य सभी विकल्प पंचवटी सिद्धराज नहुस मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंडकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं को मधुप उपनाम से अनुवाद किया। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जायनी नामक काव्य लिखा। जयद्रथवध, भारत भारती, द्वापर, काबा और कारबला मैथिली शरण गुप्त के अन्य प्रमुख खंडकाव्य हैं। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन माना जाता है? तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का पहला महाकाव्य अयोध्या सिंह मुखोपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास को माना जाता है। तो ये जो प्रिय प्रवास है इसको माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 1865 में आजमगढ़ यूपी में हुआ था। प्रिय प्रवास 1914, वैदेही वनवास 41 में, चुभते चौपते 1924 में, चोखे चौपते, एक चुभते चौपते जो 24 में आया था और चोखे जो है वो 32 में आया था। और भी रचनाओं में देखिए साकेत महाकाव्य, यशोधरा महाकाव्य, विष्णुप्रिया खंडकाव्य मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में। जितने श्रम और जितनी सावधानी, यहाँ पे एक चीज देखना है कि इन्होंने कहा कि जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। शुक्ल का उक्त कथन किसके बारे में, कि ऐसा कौन सा है कि विनय पत्रिका, बिहारी रत्नाकर, लाल चंद्रिका, कबीर ग्रंथावली। तो जितने श्रम और जितनी सावधानी से कौन सा ग्रंथ संपादित हुआ, कि आज तक ऐसा कोई ग्रंथ ही नहीं हुआ। तो शुक्ल का ये कथन बिहारी रत्नाकर के बारे में है, जिसके रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर है। विनय पत्रिका तुलसीदास का है, लाल चंद्रिका लल्लू लाल का, बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर, कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास का। हिंदी साहित्य में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। हिंदी साहित्य जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। जो व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी हैं। ये किसने कहा था? तो ये आप समझ सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही कह रहे हैं कि ये बहुत ही हिंदी साहित्य जगत ऋणी रहेगा, क्योंकि अब तक व्याकरणिक शुद्धता पे कोई भी ध्यान नहीं देता था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई पर ध्यान दिया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं हैं उनमें कौन सी हैं, जैसे देवी स्तुति शतक 1892, देवी स्तुति शतक 1892 में, नैषध चरित्र चर्चा 1899 में, नाट्य शास्त्र 1912 ईस्वी में, संपत्ति शास्त्र इनके द्वारा 1907 ईस्वी में, रसज्ञ रंजन 1920 में और वाग्विलास 1930 में, विचार विमर्श 31 में। देवी स्तुति शतक 1892, नैषध चरित्र 99, नाट्य 1912 में, संपत्ति 1907 में, रसज्ञ रंजन 20 में, वाग्विलास 30 में, विचार विमर्श 31 में। श्याम नारायण पांडे की व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन गलत है? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है। जौहर राजस्थान के इतिहास के लोमहर्षक आत्म बलिदान पर आधारित महाकाव्य है। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया। उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी हैं। श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबंधित कथन कि उनके संस्कार, देखिए श्याम नारायण पांडे से संबंधित है कि उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टिकोण उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी हैं, असंगत कथन है। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है। हल्दी घाटी जौहर, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के आख्यान एवं शिवाजी श्याम नारायण पांडे कृत महाकाव्य श्रेणी की रचना है। उन्होंने आधुनिक युग में वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया। इनके काव्यों में वीर रस के साथ करुण रस का भी गंभीर स्थान है। प्रमुख रचनाओं में हल्दी घाटी 1937 से 39 ईस्वी, जौहर 45, तुमुल 1948, रूपांतर 1948, आरती 1946, जय हनुमान 1956 में। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्यधारा में लक्षित नहीं होती है? तो कौन सी? प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत प्रवृत्ति सभी काव्य रूप दिखते हैं। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। आदर्शवादिता और नैतिकता पर जोर दिया जाता है। क्या इस समय हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता प्रचुरता में लिखी जाती थी? तो ये चीज़ हम देखते हैं कि ये द्विवेदी युगीन काव्यधारा में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। द्विवेदी युगीन कवियों ने जो है ब्रज भाषा छोड़कर, इन्होंने ब्रज भाषा जो पहले चल रहा था उसको छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। एक तरफ खड़ी बोली व्याकरण सम्मत, परिष्कृत और संस्कारित रूप ग्रहण कर रही थी, तो दूसरी ओर कविता में लोक जीवन और प्रकृति के साथ राष्ट्रीय भावना भी आ रहा था। लोक जीवन, प्रकृति के साथ राष्ट्रीय भावना, उसी की अभिव्यक्ति हो रही थी। इस समय के प्रबंध काव्य में कवियों ने पौराणिक और ऐतिहासिक कथानक को आधार बनाया। द्विवेदी युगीन काव्यधारा की विशेषता क्या है? प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत सभी काव्य रूपों का प्रचलन, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध, आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल, मानव प्रेम और प्रकृति पर चित्रण। मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है?
मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उर्मिला प्रताप रचना ही रामकथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित हुई। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियां हैं। भारत भारती में आद्यांत भारत का गौरवगान वर्णित है। पंचवटी का कथानक जो है सुपुर्खा प्रसंग पर आधारित है। तो इसमें मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के बारे में कौन सा सही नहीं है? भारत भारती में आद्यांत भारत का गौरवगान है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखना है कि जो मैथिली शरण गुप्त है उनके कृतित्व के विषय में ये कथन सही नहीं है कि आद्यांत भारत का गौरवगान ही किया है, बल्कि 1912 में देखें तो प्रकाशित जो है 1912 में प्रकाशित हुआ मैथिली शरण जी की काव्य कृति भारत भारती। उसमें कई सामाजिक आयामों पर बात की गई है। यह ग्रंथ 3 भागों में बांट दिया गया है। एक अतीत खंड है, एक वर्तमान खंड है, एक भविष्यत खंड है। अतीत वाले में कि भारतवर्ष के इतिहास पर गर्व करने की पूर्णता विवश करता है। दूसरी ओर जो वर्तमान में है, दारिद्र्य, नैतिक पतन, अव्यवस्था और आपसी भेदभाव से जूझते समय उस समय के देश की दुर्दशा को दर्शाता है। सामाजिक नूतनता की मांग रखी गई है। और भविष्यत खंड समस्या समाधान के निराकरण और लोगों से उसके लिए आह्वान करने के प्रयास से संबंधित है। मैथिली शरण गुप्त ने द्विवेदी जी के लेख से प्रेरणा लेकर उर्मिला उत्ताप रचना प्रारंभ की, जिसके 4 सर्ग सन 1920 के पहले रचे जा चुके हैं, किंतु बाद में गुप्त जी ने अपनी रचना को संपूर्ण रामकथा का रूप देने का विचार किया और इसे साकेत के नाम से रचकर प्रकाशित किया। मैथिली शरण गुप्त द्वारा सन 1925 में रचित पंचवटी नामक खंडकाव्य का कथानक राम साहित्य चिर परिचित प्रसंग सुपुर्खा प्रसंग पर आधारित है। पंचवटी खंडकाव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है? तो पंचवटी 1925 ईस्वी खंडकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा की गई है। पंचवटी जो है 1925 ईस्वी खंडकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा की है। गुप्त जी ने भारत भारती 1912 में लेकर युवाओं को देश प्रेम से जोड़ा था। साकेत महाकाव्य 1931 ईस्वी में लिखा, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला। गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्य गुरु माना और करते तुलसी भी कैसे मानसनाथ महावीर की यदि उनसे मिलती नहीं प्रसाद। इनकी प्रमुख कृतियां जयद्रथ, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, जय भारत, द्वापर आदि है। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। ये कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? तो वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी, यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। तो यहाँ पे ये देखिए कि ये जो कथन है, ये कथन किसने कहा है और जो है किसने कहा है और किसके बारे में कहा है। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं, कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती 1912 ईस्वी के बाद महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। मैथिली शरण गुप्त ने 12 वर्ष की अवस्था में ब्रजभाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ किया। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की काव्य कृति है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की अन्य काव्य कृतियों में देखें तो प्रेम प्रचीसी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय बीड़ा, त्रिशूल, तरंग, करोड़ा, कादम्बिनी। राम नरेश त्रिपाठी की काव्य कृतियाँ कौन सी हैं? मिलन 1918, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929, कविता कॉमेडी। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियों में रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917, बिकट भट्ट 1929, साकेत 31, यशोधरा 32, द्वापर 36, जय भारत 52, विष्णुप्रिया 57। तो यहाँ पे रंग में भंग 1909 हो गया, जयद्रथ 1910, भारत भारती 12, किसान 17, बिकट भट्ट 1929, साकेत 1931, यशोधरा 32, द्वापर 36, जय भारत 52, विष्णुप्रिया 57। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर करना है। प्रकाशन के अनुसार आरोही क्रम भारत भारती 1912, साकेत 31, यशोधरा 32 तथा जय भारत 1952। ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की युगांतकारी रचनाएं। इन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। 1912 में प्रकाशित खंडकाव्य भारत भारती ने स्वतंत्रता संग्राम को अत्यधिक प्रभावित किया। इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी। इनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1954 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? तो जगदम्बा प्रसाद मिश्र
जन्म 1895, निधन 1957। का जन्म मुरादाबाद, उन्नाव यूपी में हुआ था। इनका उपनाम हितैषी था। तो हितैषी किसका नाम हो गया? जगदम्बा प्रसाद मिश्र। इनकी प्रमुख रचनाएं अगर देखें तो मातृगीता, कल्लोलिनी और वैकाली दर्शन है। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य क्या है? इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। इनमें 27 सर्ग है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से अगर देखें तो जो प्रिय प्रवास है इसके संबंध में सही तथ्य यह है कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है तथा इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य यही है कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है तथा इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। महाकाव्य में कुल 17 सर्ग हैं। छंद और भाषा के संस्कृत वृत्त बहुत ही उपयुक्त हैं। कुछ संस्कृत वृत्तों के कारण और अधिकतर मेरी रुचि के कारण इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत गर्भित है। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो श्रीधर पाठक का 1858, श्रीधर पाठक जो है उनका 1858, अयोध्या सिंह का 1865, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का 1883, रामनरेश त्रिपाठी का 1889। हम राज के लिए मरते हैं, सच्चा राज परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का यह विचार राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, सही नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से उद्धृत है। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम, यही जो कुछ वस्तु कटे में मेरे ग्रहण, संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? प्रस्तुत पंक्ति आज रात इससे परदेसी करो ग्रहण, संकोच के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक है। 1886 ईस्वी में श्रीधर पाठक द्वारा गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद एकांतवासी योग नाम से किया गया। यह पंक्ति इस रचना से अवतरित की गई है। शेष अन्य तीनों नाम अंबिका दत्त, व्यास, रामनरेश त्रिपाठी तथा हरियोध असंगत है।